नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। दोस्तों, कहानियों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी 2018 की है, जब मुंबई के अंधेरी इलाके में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। अंधेरी में ओशिवारा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर शैलेश को 4 अक्टूबर की सुबह 9 बजे एक फोन आया। कॉल करने वाले ने बताया कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बीविंग के फ्लैट नंबर 301 में एक महिला की हत्या हो गई है। शैलेश ने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन कॉलर ने फोन काट दिया। समय बर्बाद किए बिना शैलेश ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और घटनास्थल की ओर निकल पड़े। थाना ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वे जल्दी ही सोसाइटी पहुंच गए। वहां पुलिस की गाड़ी देखकर आसपास के लोग जमा होने लगे। सोसाइटी के चेयरमैन भी खबर सुनकर तुरंत मौके पर आ गए। कुछ लोग धीरे धीरे करीब आए, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या किसी को हत्या की सूचना के बारे में कुछ पता है, तो कोई भी आगे नहीं आया। यहां तक कि फोन करने वाला भी गायब था। शैलेश ने फ्लैट के बाहर नजर दौड़ाई और दरवाजे की घंटी बजाई। कई मिनट बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी बार घंटी बजाने और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। मामला गंभीर था। सोसाइटी के चेयरमैन ने बताया कि इस फ्लैट में सुनीता नाम की एक फैशन डिजाइनर अपने बेटे लक्ष्य के साथ रहती थी। लक्ष्य को अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड एपी चटर्जी के साथ देखा जाता था। तभी 23 साल का लक्ष्य वहां पहुंचा। उसने घबराते हुए डोर बेल बजाई, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। लंबे इंतजार के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर सभी सन्न रह गए। ड्राइंग रूम में सुनीता की लाश पड़ी थी। सिर पर गहरी चोट थी और आसपास खून फैला हुआ था। लक्ष्य अपनी मां को इस हाल में देखकर जोर जोर से रोने लगा। ये एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने में जुट गई। उनके काम खत्म होने के बाद शैलेश ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस ने फ्लैट के हर कोने की बारीकी से तलाशी ली, बाहर का लॉन और पीछे का हिस्सा भी छान मारा, लेकिन कोई ऐसा निशान नहीं मिला जिससे लगे कि कोई बाहरी शख्स जबरदस्ती घुसा हो। खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे, बिना किसी तोड़फोड़ के। घर का सामान भी व्यवस्थित था, जिससे साफ था कि यह चोरी या लूट का मामला नहीं था। यह हत्या घर के किसी अपने नहीं की थी, जिसने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। सबसे बड़ा सवाल था कि पुलिस को फोन करने वाला कौन था और उसे हत्या की खबर कैसे मिली। जांच में पता चला कि कॉल रेलवे स्टेशन के एक पब्लिक फोन बूथ से आई थी, लेकिन वहां के सीसीटीवी फुटेज में भीड़ के कारण कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस उस गुमनाम कॉलर को ढूंढने में लगी रही। उसी दिन शाम को लक्ष्य को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू हुई। शैलेश ने पूछा कि वो उस रात कहां था। लक्ष्य ने बताया कि वो घर पर ही था और सुबह 7 बजे मंदिर गया था। तब उसकी मां सो रही थी। जब शैलेश ने पूछा कि क्या उसे किसी पर शक है, तो लक्ष्य का जवाब चौंकाने वाला था। उसने कहा कि उसे अपने पिता कुलदीप सिंह लाठर की आत्मा पर शक है। पुलिस वाले एक पल को हैरान रह गए, लेकिन शैलेश ने शांति से उसकी बात सुनी। लक्ष्य ने बताया कि उसकी मां और पिता कई सालों से अलग रह रहे थे। उसे लगता था कि उसके पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी मां अक्सर कहती थी कि उनकी आत्मा उससे बात करती है। कई बार वो डरी हुई दिखती थी। कहती थी कि कुलदीप की आत्मा उस पर हावी हो जाती है। उसके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थी, जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। कभी कभी सिसकने की आवाजें भी सुनाई देती थी। सुनीता को शराब और ड्रग्स की गहरी लत थी। बिना नशे के वो एक दिन भी नहीं रह पाती थी। लक्ष्य ने बताया कि नशे में उसकी मां अजीब हरकतें करती थी, खुद पर काबू खो देती थी। मां बेटे में पैसों को लेकर अक्सर झगड़े होते थे। हत्या की रात भी सुनीता ने बहुत ज्यादा शराब और ड्रग्स लिए थे।
आधी रात को उसके कमरे से मारपीट जैसी आवाजें आ रही थी। लेकिन जब लक्ष्य ने देखने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। लंबी पूछताछ के बाद शैलेश ने लक्ष्य को जाने दिया। पुलिस को भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन लक्ष्य का अपनी मां की मौत को किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ना हैरान करने वाला था। शैलेश को लग रहा था कि सच कुछ और है। पुलिस उस अनजान कॉलर तक नहीं पहुंच पाई थी। ये केस हर दिन और उलझता जा रहा था, लेकिन शैलेश को भरोसा था कि कोई न कोई सुराग जरूर मिलेगा। 45 साल की सुनीता सिंह लाठर हरियाणा के पानीपत की अग्रसेन कॉलोनी की रहने वाली थी। उनके पिता रोहताश ढांडा एक मशहूर कारोबारी थे। परिवार में उनकी पत्नी, बेटा देवेंद्र ढांडा और 2 बेटियां थी। सुनीता सबसे छोटी थी, इसलिए उसे सबसे ज्यादा प्यार मिला। वो खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी। उसका सपना मुंबई जाकर फैशन डिजाइनिंग में नाम कमाना था। लेकिन सपनों को सच करने से पहले उसकी शादी करनाल के कुलदीप सिंह लाठर से हो गई। सुनीता 2 बच्चों की मां बनी, एक बेटा और एक बेटी। फिर भी उसका फैशन डिजाइनिंग का जुनून कम नहीं हुआ। कुलदीप की शराब की लत ने उनके रिश्ते को बिगाड़ दिया। सुनीता ने उसकी लत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। जब कुलदीप का व्यवहार असहनीय हो गया तो सुनीता ने उसे छोड़ दिया और बच्चों को लेकर मायके लौट आई। उसके भाई देवेंद्र ने उसका साथ दिया। साल 2000 में सुनीता मुंबई चली गई। शुरू में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों में वो मशहूर फैशन डिजाइनर बन गई। उसने बच्चों को मुंबई बुलाकर अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाया। उसके डिजाइन्स बॉलीवुड में छा गए और उसे मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लगे। लेकिन शोहरत के साथ वो नशे की चपेट में आ गई। ड्रग्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कुलदीप ने अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश की और सुनीता से दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहा, लेकिन सुनीता ने उसे तलाक का नोटिस भेज दिया। 2014 में उनका तलाक हो गया। सुनीता ने बच्चों को बताया कि उनके पिता की मौत हो गई, लेकिन ये झूठ था। उसने लोखंडवाला में फ्लैट नंबर 301 खरीदा और बच्चों के साथ हाई प्रोफाइल जिंदगी जीने लगी। सुनीता ने नशे की लत को और गहरा किया और अपने बेटे लक्ष्य को भी इसमें खींच लिया। उसकी बेटी को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वो पानीपत अपनी नानी के पास चली गई। नशे की वजह से सुनीता का करियर ठप हो गया। उसने लक्ष्य को मॉडलिंग में उतारा, लेकिन नशे ने उसका करियर भी बर्बाद कर दिया। मां बेटे की आर्थिक हालत खराब होने लगी, जिससे रोजाना झगड़े होने लगे। इसी बीच लक्ष्य को एपी से प्यार हो गया। शैलेश इस केस पर गहराई से काम कर रहे थे। तभी एक सब इंस्पेक्टर ने बताया कि सुनीता ने लक्ष्य से झूठ बोला था कि उसके पिता कुलदीप की मौत हो गई है। असल में कुलदीप जिंदा था। शराब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब वो शराब छोड़कर साड़ियों का कारोबार चला रहा था। यह सुनकर शैलेश को समझ आया कि सुनीता का कुलदीप की आत्मा वाला दावा बकवास था। उसी दौरान सुनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर पर कई चोटें थी और रात 1:30 बजे के आसपास सिर पर किसी भारी चीज से चोट लगने से उसकी मौत हुई थी। यह हत्या थी। यह केस शैलेश के लिए एक जटिल पहेली बन गया था। जितना वो इसे सुलझाने की कोशिश करते, उतना ही ये उलझता जाता। क्या लक्ष्य झूठ बोल रहा था? क्या उसने अपनी मां को मारा था? या फिर किसी पुरानी रंजिश में उसने बदला लिया था? अगर लक्ष्य ने हत्या नहीं की, तो क्या उसने किसी और से करवाई थी? ऐसे सवाल शैलेश के दिमाग में घूम रहे थे। कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। लक्ष्य और कुलदीप दोनों शक के घेरे में थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था, पुलिस को फोन करने वाला कौन था? पुलिस ने एक खास टीम बनाकर कुलदीप को ढूंढना शुरू किया। वो साड़ियों का बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। पुलिस ने यह भी जांचा कि हत्या वाले दिन लक्ष्य के घर कौन कौन आया था। सीसीटीवी फुटेज में लक्ष्य की गर्लफ्रेंड ऐशप्रिया और दोस्त निखिल राणा सोसाइटी में जाते दिखे।
शैलेश ने पहले ऐश प्रिया को थाने बुलाया। उसने बिना हिचक सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि हत्या की रात वह और निखिल वहां थे। उन्होंने सुनीता और लक्ष्य के साथ शराब और ड्रग्स की पार्टी की थी। पार्टी में मां बेटे के बीच पैसों को लेकर तीखी बहस हुई। ऐश और निखिल ने झगड़ा शांत कराया और रात 11 बजे वहां से चले गए। जाते वक्त भी सुनीता और लक्ष्य की बहस जारी थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता। शैलेश ने ड्रग्स के बारे में सख्ती से पूछा, लेकिन ऐश ने साफ कहा कि वो सच बोल रही है और कोई परेशानी नहीं चाहती। उसकी बातों में सच्चाई थी और सवालों के जवाब भी स्पष्ट थे। शैलेश ने उसे जाने दिया। निखिल से पूछताछ में भी वही बात सामने आई। पुलिस को उन पर शक नहीं हुआ, लेकिन सावधानी के लिए उनकी निगरानी शुरू कर दी गई। इस बीच पुलिस ने कुलदीप को ढूंढ लिया, लेकिन शैलेश का अनुभव कह रहा था कि हत्या लक्ष्य ने ही की है। लक्ष्य 2 दिन से हिरासत में था, लेकिन वो जुर्म कबूल नहीं कर रहा था। शैलेश ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने नरमी से कहा, लक्ष्य, हमें पता है कि यह गलती से हुआ। तुम नशे में थे। तुमने अनजाने में अपनी मां को चोट पहुंचाई और उनकी मौत हो गई। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लक्ष्य ने हैरानी से शैलेश की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। शैलेश ने आगे कहा, जो हुआ वो गलती थी। अगर तुम सच बता दोगे तो सजा कम होगी। शायद सजा मिले ही नहीं, लेकिन झूठ बोला तो मामला बिगड़ जाएगा। लक्ष्य की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो चुप रहा। शैलेश ने एक और बात कही, तुम्हारी मां ने ही तुम्हारी जिंदगी खराब की। उसी ने तुम्हें ड्रग्स की लत लगाई। और सुनो, तुम्हारे पिता जिंदा है। तुम्हारी मां ने झूठ बोला था। कोई आत्मा नहीं थी, वो सब उसका नाटक था। ये सुनकर लक्ष्य टूट गया। उसका शरीर कांपने लगा। जो सच वो सालों से मानता था वो झूठ था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार लक्ष्य ने सब कबूल लिया। उसने बताया कि उस दिन शाम 4 बजे वो, ऐश, निखिल और उसकी मां ने ड्रग्स लिए। नशे में पैसों को लेकर बहस शुरू हुई। सुनीता का काम बंद हो चुका था, पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन वो लग्जरी जिंदगी छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो लक्ष्य से बार बार पैसे मांग रही थी। झगड़ा बढ़ गया। रात 11 बजे ऐश और निखिल चले गए, लेकिन सुनीता का गुस्सा कम नहीं हुआ। वो लक्ष्य को ताने देती रही। नशे में डूबा लक्ष्य गुस्से से बेकाबू हो गया। वो अपनी मां पर चिल्लाया और उसे धक्का दे दिया। सुनीता बाथरूम में गिर गई। लक्ष्य ने उसे वहीं बंद कर दिया और बाहर चला गया। रात भर वो नशे में सोता रहा। सुबह जब नशा उतरा तो उसे मां की याद आई। उसने बाथरूम खोला तो सुनीता मर चुकी थी। शायद उसका सिर नल से टकराया था। डर के मारे लक्ष्य ने लाश को ड्राइंग रूम में घसीटा, बाथरूम साफ किया और घर से भाग गया। उसे बचने का रास्ता चाहिए था। वो अपने ज्वेलर दोस्त के पास गया। दोस्त ने सलाह दी कि वो चुप रहे और घर लौट जाए। लक्ष्य ने ऐसा ही किया। घर पहुंचा तो पुलिस पहले से मौजूद थी। डर के कारण वो सच नहीं बोल सका। शैलेश ने ज्वेलर को थाने बुलाया। उसने कबूल किया कि उसी ने रेलवे स्टेशन के फोन बूथ से पुलिस को कॉल किया था। शैलेश ने लक्ष्य को गैरइरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उसी शाम कुलदीप थाने पहुंचा। जब उसे पता चला कि उसके बेटे ने सुनीता की हत्या की, तो वो टूट गया। अपने बेटे को लॉकअप में देखकर वो रो पड़ा। शैलेश ने इस केस को चतुराई से सुलझाया। लक्ष्य को गैरइरादतन हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद उसे दोषी ठहराया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत ऐसे मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। ये हाई प्रोफाइल केस था, इसलिए इस पर खूब चर्चा हुई। ये कहानी बताती है कि नशा कैसे एक इंसान और उसके परिवार को बर्बाद कर सकता है। अगर लक्ष्य को सही परवरिश मिली होती तो शायद ये हादसा न होता। ये घटना ये भी सिखाती है कि झूठ और धोखे पर बने रिश्ते आखिरकार टूट ही जाते हैं।
अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये मई 2021 की बात है, जब हरिद्वार के पथरी थाने में एक रहस्यमयी मामला सामने आया। थाना प्रभारी अमरचंद शर्मा अपने कार्यालय में दस्तावेजों में उलझे थे। तभी एक महिला उनके सामने आई। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक थी और स्वर में बेचैनी। साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरा नाम अंजना है, रानी माजरा गांव की रहने वाली हूं। मेरा पति संजीव 9 मई को सुबह फैक्ट्री गया था, लेकिन शाम तक नहीं लौटा। मैंने हर जगह ढूंढा, पर कोई सुराग नहीं मिला। शर्मा ने उसे शांत किया। हम तुम्हारे पति को ढूंढ लेंगे। एक लिखित शिकायत और उसकी तस्वीर दे दो। अंजना ने गहरी सांस ली और बोली, साहब, मुझे शक है कि गांव के प्रधान ने उसे गायब करवाया है। कहीं उसने संजीव को नुकसान तो नहीं पहुंचाया? शर्मा ने आश्वासन दिया, हम पूरी जांच करेंगे। अगर प्रधान का हाथ होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अंजना ने सहमति में सिर हिलाया और जल्द ही संजीव की गुमशुदगी की शिकायत और फोटो लेकर लौट आई। शर्मा ने तुरंत मामला दर्ज किया। अगले दिन अंजना फिर थाने पहुंची। इस बार उसका लहजा और सख्त था। उसने कहा, साहब, मुझे यकीन है कि प्रधान ने संजीव की हत्या कर दी है। उसकी लाश जंगल में हो सकती है। उसकी जल्दबाजी और बार बार प्रधान पर इल्जाम लगाने से शर्मा को शक हुआ। उन्हें लगा कि अंजना कुछ छिपा रही है। जांच में पता चला कि संजीव ने गांव के विकास कार्यों की आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी थी, जिससे प्रधान से उसका झगड़ा चल रहा था। शर्मा को संदेह हुआ कि अंजना इस विवाद का फायदा उठाकर कुछ और साजिश रच रही है। शर्मा ने अंजना के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। एक नंबर बार बार सामने आया, जिससे 9 मई को कई बार बात हुई थी। लोकेशन डेटा से पता चला कि उस दिन अंजना और उस नंबर की लोकेशन कुछ देर के लिए एक ही जगह थी। शक पक्का होने पर 16 मई 2021 को शर्मा ने अंजना को थाने बुलाया। महिला कांस्टेबल बबीता और नेहा की मौजूदगी में कड़ाई से पूछताछ हुई। अंजना टूट गई और उसने कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी शिव कुमार उर्फ शिबू के साथ मिलकर संजीव की हत्या की थी। शिबू धनपुरा गांव का रहने वाला था। हत्या के बाद उसने लाश पर पेट्रोल डालकर जला दिया था। पुलिस ने शिबू को गिरफ्तार किया। दोनों की निशानदेही पर पीपली गांव के जंगल में संजीव की अधजली लाश मिली। साथ में हत्या में इस्तेमाल रस्सी और प्लास्टिक की बोरी भी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई वो न केवल चौंकाने वाली थी, बल्कि मानवीय इच्छाओं और वासना के अंधेरे पहलुओं को उजागर करने वाली थी। संजीव रानी माजरा में रहता था और पतंजलि फूड पार्क में काम करता था। उसका परिवार छोटा था, पत्नी अंजना और 12 साल का बेटा सनी। लेकिन संजीव की गहरी इच्छाएं और असामान्य शौक उसके परिवार के लिए अभिशाप बन गए थे। उसे अप्राकृतिक यौन संबंधों का लत थी, जो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना रही थी। उसकी मानसिक हालत अक्सर बिगड़ जाती थी। वो सड़क पर कुत्तों को बेरमी से मारता, पुलिस को फोन कर गालियां देता। उसकी हालत देखकर पुलिस कार्रवाई से बचती थी। अंजना के लिए ये सब असहनीय था। संजीव की अनैतिक इच्छाएं उसे रात रात भर सताती थी। वो न केवल उसकी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करता, बल्कि उसकी भावनाओं को भी कुचल देता था। इसी बीच धनपुरा गांव का 45 वर्षीय शिव कुमार उर्फ शिबू, जो दूध बेचने का काम करता था, संजीव के घर दूध देने आता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे थे। संजीव और शिबू की दोस्ती थी और संजीव ने ही उसे अंजना से मिलवाया था। शिबू का घर में आना जाना बढ़ गया। एक दिन दूध देने के बाद वो अंजना के पास रुका। उसकी नजरें अंजना के चेहरे पर टिक गई। भाभी, तुम इतनी खूबसूरत हो, फिर भी उदास क्यों रहती हो? अपनी खूबसूरती को और निखारो। अंजना ने गहरी सांस ली। खूबसूरती का क्या फायदा शिबू? मेरा पति तो मुझे देखता ही नहीं। उसकी चाहते ही अलग है। शिबू ने उत्सुकता दिखाई। कैसी चाहते?
अंजना ने आंसुओं के साथ खुलासा किया, वो औरतों में नहीं, मर्दों में दिलचस्पी रखता है। मेरे बेटे के जन्म के बाद उसने मुझे छुआ तक नहीं। मैं उसके लिए बस एक बोझ हूं। शिबू का दिल पिघल गया। उसने अंजना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह तो तुम्हारे साथ अन्याय है। तुम्हें भी प्यार और सुख का हक है। उसकी बातों में गर्माहट थी जो अंजना के सूने दिल को छू गई। दोनों की नजरें मिली और उस पल में एक अनकहा रिश्ता बन गया। शिबू और अंजना की नजदीकियां बढ़ी। एक दिन जब संजीव घर पर नहीं था, शिबू ने अंजना को अपनी बाहों में लिया। उसकी सांवली त्वचा पर शिबू की उंगलियां फिरी और अंजना ने खुद को उसकी गर्मी में खो दिया। उसने वो सुख महसूस किया जो उसे सालों से नहीं मिला था। दोनों का रिश्ता गहराता गया। अंजना अब सजने संवरने लगी। शिबू के दिए कच्चे दूध से वो चेहरा धोती, मलाई लगाकर अपनी त्वचा को चमकाती। उसका चेहरा खिलने लगा, मानो उसकी आत्मा में फिर से रंग भर गए हों। लेकिन ये गुप्त रिश्ता ज्यादा दिन छिपा न रहा। संजीव को इसका पता चला। हैरानी की बात थी कि वो गुस्सा नहीं हुआ। एक दिन उसने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। कुर्सी पर बैठकर उसने ठहाका लगाया, चलो तुम लोग रुको मत, मुझे तो ये देखने में मजा आता है। अंजना और शिबू स्तब्ध रह गए। संजीव ने उनकी ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे इस रिश्ते को पूरे गांव में फैला दूंगा। बदनामी का डर दोनों को सताने लगा। संजीव ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और एक अजीब खेल शुरू किया। वो उनके शारीरिक संबंधों को देखता, उनकी अंतरंगता में हिस्सा लेने की मांग करता। उसकी वासना अब और गहरे अंधेरे में डूब गई। उसने शिबू से अप्राकृतिक संबंध बनाने की मांग की। शिबू बदनामी के डर से उसकी बात मानने को मजबूर हुआ। ये अनैतिक रिश्ता तीनों के बीच एक जहरीला खेल बन गया। संजीव की ब्लैकमेलिंग और उसकी विकृत इच्छाएं अंजना और शिबू के लिए असहनीय हो गई। उनकी चाहत, जो कभी प्यार और सुख की तलाश थी, अब घृणा और बदले की आग में बदल गई। दोनों ने संजीव को रास्ते से हटाने की साजिश रची। शिबू के फेरूपुर गांव में एक खेत और मकान था। 9 मई को अंजना ने संजीव को वहां बुलाया, ये कहकर कि वे तीनों वहां अंतरंग पल बिताएंगे। संजीव उनकी बातों में आ गया। मकान में पहुंचते ही शिबू ने इशारा किया। अंजना ने पीछे से संजीव को जकड़ लिया। उसका दुबला-पतला शरीर छटपटाया, लेकिन अंजना की पकड़ मजबूत थी। शिबू ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। संजीव की सांसें थम गई। शिबू ने लाश को प्लास्टिक की बोरी में डाला और बाइक से पीपली गांव के जंगल में फेंक आया। अंजना ने योजना के तहत 11 मई को थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और गांव के प्रधान पर शक जताया, लेकिन डर सताने लगा कि कहीं वे पकड़े न जाएं। 14 मई को उसने शिबू से कहा कि लाश को जला दो। शिबू ने जंगल जाकर लाश पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, लेकिन उनकी चालाकी काम नहीं आई। शर्मा ने कॉल डिटेल्स, लोकेशन डेटा और पूछताछ के आधार पर पुख्ता सबूत जुटाए। अंजना और शिबू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी कर दोनों को जेल भेज दिया गया। ये कहानी मानवीय इच्छाओं के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। संजीव की विकृत चाहतें, अंजना की उपेक्षा से उपजा दर्द और शिबू का प्यार जो अपराध में बदल गया, ये सब दिखाता है कि अनियंत्रित वासना और लालच कैसे एक परिवार को बर्बाद कर सकते हैं। सही रास्ते पर चलना और नैतिकता बनाए रखना कितना जरूरी है, ये इस कहानी से सीखा जा सकता है। अगर आपको कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।